कटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। और मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक दूर दराज के पहाड़ी गांव का बच्चा भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है? मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि कैसे एक मैथमेटिक्स का छात्र भगवा वस्त्र पहनकर देश की सबसे विवादित राजनीतिक शख्सियतों में से एक बन जाता है। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह सत्ता की कहानी है, विरासत की कहानी है, धर्म और राजनीति के खतरनाक मिश्रण की कहानी है। और आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे छिपी है योगी आदित्यनाथ की असली कहानी। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पहाड़ों में पंचून नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था अजय सिंह बिष्ट। पिता आनंद मोहन बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर, माता सावित्री देवी एक साधारण गृहिणी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बच्चा एक दिन इतिहास रचेगा। पिता की सरकारी नौकरी के कारण ट्रांसफर होते रहते थे, लेकिन माँ ने फैसला किया बच्चों को पैतृक गांव में ही रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। अजय की 12वीं तक की पढ़ाई गांव में, ग्रेजुएशन के लिए दाखिला कोटद्वार उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज में। और यहीं कहानी लेती है पहला मोड़। अजय की बहन के देवर थे जयप्रकाश, कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन में। वो चाहते थे अजय भी कम्युनिस्ट बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। प्रमोद रावत नाम का एक स्टूडेंट अजय को ले गया आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी में। यहीं से शुरू होती है अजय बिष्ट की राजनीतिक यात्रा। 1992 में अजय ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई कॉलेज यूनियन सेक्रेटरी पद पर, लेकिन एबीवीपी ने टिकट देने से मना कर दिया। अजय इतने जिद्दी थे कि निर्दलीय ही खड़े हो गए और फिर पहली बड़ी हार। 6ठे नंबर पर आए। हार का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन यह हार अजय को तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत बना रही थी। 1993 में अजय एमएससी मैथमेटिक्स में दाखिला लेते हैं ऋषिकेश में, और यहीं उनकी जिंदगी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देगा। महंत अवैधनाथ, गोरखनाथ मठ के महंत, गोरखपुर से लोकसभा सांसद और अजय के दूर के चाचा। मुलाकात हुई, बातचीत हुई और अजय के दिमाग में बोया गया एक बीज। 1993 में कॉलेज खत्म, अजय दिल्ली आते हैं सरकारी नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और तभी संयोग या फिर नियति, महंत अवैधनाथ इलाज के लिए एम्स में भर्ती थे। अजय के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो लगे महंत जी की देखभाल करने। दिन बीते, रातें बीती। महंत जी अजय को समझाते रहे गोरखनाथ मठ की महिमा, संन्यास का महत्व, समाज सेवा का मार्ग। और फिर एक दिन नवंबर 1993 बिना अपने घर वालों को बताए अजय पहुंच गए गोरखपुर। 15 फरवरी 1994 वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। महंत अवैधनाथ ने अजय बिष्ट को नाथ पंथ की दीक्षा दे दी और घोषित कर दिया अपना उत्तराधिकारी। उस दिन 21 साल के अजय बिष्ट की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो बन गए योगी आदित्यनाथ, लेकिन परिवार को पता नहीं था। कुछ महीनों बाद अखबार में खबर, माता पिता सदमे में। वो सोच रहे थे बेटा नौकरी के लिए गया है। जब वो मठ पहुंचे और अपने बेटे को भगवा वस्त्र में देखा तो हैरान रह गए। विरोध किया, रोए, मन्नतें की, लेकिन अजय अब योगी थे। उनका निर्णय अटल था। कुछ महीने बाद योगी आदित्यनाथ गए अपने गांव। संन्यास की परंपरा के अनुसार माँ से मांगी भिक्षा, और उसके बाद परिवार से सारे रिश्ते खत्म। अब परिवार वाले भी उन्हें कहते महाराज जी, एक बेटे की मौत, एक योगी का जन्म। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। योगी आदित्यनाथ को समझने के लिए गोरखनाथ मठ को समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है,
यह है पूर्वांचल की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र। गोरखनाथ मठ नाम आता है नाथ संप्रदाय से। माना जाता है भगवान शिव खुद इस परंपरा के संस्थापक थे। लेकिन यहाँ एक बेहद दिलचस्प बात है। शुरुआत में गोरखनाथ मठ एक सेकुलर मठ था। हाँ, आपने सही सुना, सेकुलर मतलब सामान्य। यहाँ कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सिर्फ अखंड ध्वनि जलती रहती थी। दीवारों पर गोरखवाणी के साथ साथ कबीर वाणी भी। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आ सकते थे। नाथ संप्रदाय में दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति सिर्फ नाथ रह जाता था, पुरानी पहचान मिट जाती थी। पूर्वांचल में नाथ मुसलमानों की बड़ी संख्या थी। आज भी कई गांव हैं। तो फिर कैसे बदल गया यह मठ, कैसे बन गया हिंदुत्व की राजनीति का केंद्र? इसकी कहानी शुरू होती है 1937 से। दिग्विजय नाथ उदयपुर के रहने वाले, जाति से राजपूत और अनाथ। 8 साल की उम्र में मां की मौत। उसके बाद उन्हें एक योगी लेकर आए गोरखपुर। 1937 में दिग्विजय नाथ बन गए गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत। शुरुआत में वो कांग्रेस में थे। 1920 में गांधी के साथ लड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन फिर मोह भंग। 1940 में दिग्विजय नाथ शामिल हो गए हिंदू महासभा में सावरकर के साथ। और फिर आया वो काला दिन, 30 जनवरी 1948। नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। साजिश में सावरकर का नाम और महंत दिग्विजय नाथ पर भी आरोप। कहा गया लोगों को उन्होंने उकसाया। 3 दिन पहले की सभा में उन्होंने लोगों को उकसाया था। और फिर 9 महीने जेल, फिर सबूतों की अभाव में रिहाई। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते, दिग्विजय नाथ वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले को बड़े स्तर पर राजनीतिक मुद्दा बनाया। 1949 अयोध्या बाबरी मस्जिद के सामने 9 दिन का रामचरितमानस पाठ। और फिर 90वें दिन की रात चुपके से मस्जिद में रख दी गई राम की मूर्तियां। सुबह कहा गया भगवान स्वयं प्रकट हुए। यहीं से शुरू हुआ वो विवाद जो दशकों तक देश को झकझोरता रहा। 1969 में महंत अवैधनाथ बने गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत। वो भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से थे। वो भी राजपूत थे और वो भी बचपन में अनाथ हो गए थे। किस्मत या फिर सुनिश्चित योजना। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने सोमनाथ का मंदिर क्यों बनाया था? हिंदुओं ने अपने मंदिर को तोड़ दिया। आज हिंदू कहना अपराध हो गया है। आज हिंदू राष्ट्र की बात करना अपराध हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ, आप इस देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली हिंदू राष्ट्र बन गया, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। हिंदू को गाली दो तो ये क्रिमिनल है। अवैधनाथ ने अपने गुरु की राह पर चलना शुरू किया। राम मंदिर की राजनीति को और आगे बढ़ाया। 21 जुलाई 1984 श्री राम जन्मभूमि यज्ञ समिति का गठन। अध्यक्ष महंत अवैधनाथ। 1 नवंबर 1985 सरकार को कहा मस्जिद के ताले खोलो या फिर बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। 1 फरवरी 1986 कोर्ट के आदेश से ताले खुले। 1989 अवैधनाथ का बड़ा बयान। कुरान कहती है दूसरे धर्मों के पवित्र स्थान पर मस्जिद मत बनाओ, इसलिए बाबरी मस्जिद हटाना जायज है। यह भाषण टर्निंग पॉइंट था। और फिर आया 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद ढा दी गई। महंत अवैधनाथ वहां मौजूद थे। लिब्रान आयोग ने अवैधनाथ का नाम उन लोगों की सूची में शामिल किया जिन्होंने देश को सांप्रदायिकता की कगार पर पहुंचाया। लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, बल्कि और बढ़ गई। और अब मंच तैयार था योगी के उदय के लिए। 1996 में छात्रों और दुकानदारों में झगड़ा, पुलिस का दबाव और योगी आदित्यनाथ छात्रों के समर्थन में। इस घटना से योगी को मिला एक आदर्श नेता का दर्जा। 1998 में महंत अवैधनाथ ने संन्यास लिया राजनीति से और सौंप दी अपनी विरासत योगी को। 1998 के लोकसभा चुनाव योगी जीते। 26 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद। श्री आदित्यनाथ। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं
विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां 2002 योगी ने बनाई हिंदू युवा वाहिनी, जिसमें सबसे ज्यादा नवयुवक ठाकुर देखने को मिले, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सभी से मिलता था और यहाँ से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। 2005 मऊ में दंगे आरोप योगी ने भड़काया। जनवरी 2007 में गोरखपुर में मुहर्रम के जुलूस में मारपीट हुई। एक हिंदू युवक राजकुमार की मौत हो जाती है और तभी 27 जनवरी 2007 रेलवे स्टेशन के पास योगी का भाषण। तो स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग। भाषण खत्म होने से पहले ही हमला, होटल जला दिया गया, दंगे फैलाए गए, 2 लोगों की मौत, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख। योगी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। 12 मार्च 2007 लोकसभा में योगी सुरक्षा वापस लिए जाने का मुद्दा और फिर थरथरा कर रोने लगे। अपने समाज के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि यह दृश्य पूरे देश ने देखा। हिंदू समर्थकों के बीच योगी की छवि बन गई एक उत्पीड़ित योद्धा की। 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, बीजेपी को पूर्ण बहुमत, लेकिन सीएम कौन? शुरू में मनोज सिन्हा आगे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी कराए, लेकिन तभी केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो गए। योगी से हाथ मिलाया, आरएसएस से संपर्क किया। 17 मार्च शाम 6:45 पर अमित शाह की गुप्त कॉल, योगी को दिल्ली बुलाया गया। अगली सुबह योगी को बताया गया, आपको लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री बनना है। 19 मार्च 2017 योगी आदित्यनाथ भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी ताकत आती है गोरखनाथ मठ की विरासत से, उनकी लोकप्रियता आती है हिंदुत्व की राजनीति से। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है एक विचारधारा की, एक परंपरा की, एक राजनीतिक विरासत की। यह कहानी है गोरखनाथ मठ के राजनीतिकरण की। यह कहानी है उस सांप्रदायिक राजनीति की जिसने सेकुलर मठ को हिंदुत्व का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। महंत दिग्विजय नाथ ने नींव रखी, महंत अवैधनाथ ने इसे आगे बढ़ाया और योगी आदित्यनाथ ने इसे चरम पर पहुंचाया। योगी का भविष्य वह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, योगी आदित्यनाथ की यह यात्रा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। चाहे आप इससे सहमत हो या नहीं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।